गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग भाई। चलो, तो सभी लोग आशा करते हैं कि आप लोग वीडियो को लाइक कर चुके होंगे, वीडियो को शेयर कर चुके होंगे। ये तो आपकी ड्यूटी है ना, आपकी ड्यूटी है कि आपको दो काम करना है। आप तो एक तो वीडियो को लाइक करना है और दूसरा वीडियो को शेयर करना है भाई। चलो स्टार्ट किया जाए भाई आज की क्लास को। बोलो भाई, क्लास को स्टार्ट किया जाए। तो चलिए भाई, हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं माता सरस्वती का नाम लेकर। माता सरस्वती का नाम लेकर जो हमारे सपनों को कम पूर्ण करेंगी, हमारे माता पिता द्वारा देखे गए सपनों को पूर्ण करेंगी, हमारे आने वाली पीढ़ी को संभालने का प्रयास करेंगी। उन माता सरस्वती का नाम लेकर हम लोग अपनी क्लास को प्रारंभ करते हैं भाई। किसी प्रकार की कोई चोरी नहीं होनी चाहिए, पढ़ाई में किसी प्रकार से कोई भी चोरी नहीं होनी चाहिए। ठीक, तो विद्या की देवी है माता सरस्वती, और उनका नाम लेते ही हम लोग आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं भाई। सबसे पहले आपको हम बता देते हैं, अगर कोई बच्चा भाई सब अपने अपने किसका यूपी कांस्टेबल एक बहुत ही फेमस भर्ती है। यूपी पुलिस कांस्टेबल एक बहुत ही फेमस भर्ती है अपने यहाँ की। अगर कोई बच्चा यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करना चाहता है तो उसके लिए एक बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत ही फेमस बैच है जिसका नाम है रणभूमि बैच। तो रणभूमि बैच आप सबके लिए अवेलेबल है। जो बच्चे यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए एक बहुत ही शानदार मौका है। वो बच्चे क्या कर सकते हैं, वो बच्चे भाई सभी बच्चे क्या कर सकते हैं, इस बैच को परचेज कर सकते हैं। तो यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए एक फेमस बैच जिसका नाम है रणभूमि बैच, तो ये बच्चे इस बैच को परचेज कर सकते हैं। ये बैच स्टार्ट हो चुकी है। आप इस बैच में कोड का प्रयोग करते हुए, कूपन कोड का प्रयोग करते हुए आप बच्चे इस बैच को परचेज कर सकते हो और उसका एंजॉय कर सकते हो। हमारा ये कर्तव्य है, एग्जामपुर का ये पूरा का पूरा कर्तव्य है, उसकी कर्तव्य निष्ठा है कि आपका सिलेक्शन अवश्य कराएगी, आपका सिलेक्शन अवश्य कराएगी। बस आपको क्या करना, आपको निरंतर पढ़ाई करना है बिना किसी प्रकार का उसमें अवरोध लाए। आपको केवल तो केवल पढ़ाई करना है और हमारी ये ड्यूटी है कि आपको आपके सिलेक्शन तक, आपको सपनों तक हमें पहुंचाना है। जो मिशन वर्दी है उस मिशन वर्दी को हमें क्या करना भाई, सपने को साकार करना है। उसी कड़ी में एक यूपी पुलिस कांस्टेबल की रणभूमि बैच है और दूसरी आपकी यूपीएसआई की रणभूमि बैच है। जो बच्चे चाहे यूपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, अन्यथा किसकी, यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हो, चाहे कांस्टेबल चाहे एसआई, उन दोनों बच्चों के लिए आपके पास एक फेमस बैच है, उसका नाम है रणभूमि बैच। आप 1199 रुपए को पे करते हुए आप क्या कर सकते हो, इस बैच को परचेज कर सकते हो। दूसरी बात आपको बताएं कि अगर अगर आप बच्चे, जो भी बच्चे हैं वो तैयारी कर रहे हैं, किसी न किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उन सब के लिए आपको बता दें 31 जुलाई को एक ऑफर रखा गया है, रक्षाबंधन ऑफर है। हमारे राखी त्योहार है और इस राखी त्योहार पर आप सभी बच्चों के लिए एक सुनहरा सा अवसर लाया गया है। एक प्यारा सा सुनहरा सा अवसर है इस राखी त्योहार पर, जिसको एग्जामपुर की जीके जीएस, जो जीके जीएस की फेमस बुक है, जो जीके जीएस की क्या, एग्जामपुर की जो आपकी जीके जीएस की फेमस बुक है, ये अगर कोई बच्चा परचेज करना चाहता है इस रक्षाबंधन के अवसर पर, तो आप सबको ये जीके जीएस की बुक को अवेलेबल किया गया है। केवल कितने में, केवल तो केवल 99 में, केवल तो केवल रुपीज 99 में आप बच्चे परचेज कर सकते हो। किसी प्रकार के कोई कूपन कोड का प्रयोग नहीं करना है, किसी प्रकार का कोई कूपन कोड का प्रयोग नहीं करना है। और आप बच्चे, जो बच्चे जीके जीएस पढ़ना चाहते हैं वन लाइनर में, एकदम सीमित डेटा और जरूरी डेटा। देखो होता क्या है, किताबें मार्केट में बहुत सारी होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। जीके जीएस में आप सबको अच्छे से पता है, ब्रह्मांड है पूरा। जीके जीएस एक ऐसा विषय होता है जिस पर कहां से कितना क्वेश्चन आएगा, कितना हमें पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, ये हम डिसाइड नहीं कर पाते हैं। ये डिसाइड करने के लिए आपके पास एक दी जा रही है, एक समरी दिया जा रहा है जीके जीएस की, जो एग्जामपुर आपके लिए लेकर आया है। और इस राखी त्योहार पर, इस रक्षाबंधन के मौके पर ये आपको ऑफर मिल रहा है। ये क्या मिल रहा है भाई, आपको ऑफर मिल रहा है। इस ऑफर का आप मजा उठा सकते हैं और ऑफर का मजा उठाकर ये बुक आप एक दिन के लिए, केवल एक दिन के सेल है और केवल 99 रुपीज में आप क्या कर सकते हैं, इस बुक को परचेज कर सकते हैं। तो भाई इसका फायदा बस उठाइएगा। मैंने इस बुक को स्वयं से देखा है, जीके जीएस के एक शानदार से बुक है, तो आप सब बच्चे इस बुक का मजा ले सकते हैं। चले भाई, तो चलो भाई आज के हम लोग पहले प्रश्न पर चलते हैं।
आज के हम लोग पहले प्रश्न पर चलते हैं। प्रयास करेंगे कि हम लोग 1 घंटे की क्लास में, 1.5 घंटे की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को करने का प्रयास करेंगे। थोड़ा फास्ट करने वाले भाई, थोड़ा सा फास्ट करने वाले हैं। चलो बताओ क्वेश्चन क्या लिखा भाई। क्वेश्चन बहुत प्यारा सा लिखा हुआ, लिखा है पुडुचेरी किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। तो पुडुचेरी आप सबको पता है कि आपके देश में अगर उच्च न्यायालय की बात करते हैं, अर्थात हाई कोर्ट की बात करते हैं, अगर लोग उच्च न्यायालय अथवा हाई कोर्ट की बात करते भाई, तो आप सबसे पूछा जाए उच्च न्यायालय की कुल संख्या कितनी है, तो हम लोग जानते हैं उच्च न्यायालय की कुल संख्या है 25। उच्च न्यायालय की भाई कुल संख्या कितनी है, तो हम जानते हैं 25 है। हाई कोर्ट की भारत में कुल संख्या कितनी है, 25 है। और आपको बताएं इन 25 में से 23 हाई कोर्ट राज्यों में है। कितने भाई राज्यों में है, 23 राज्यों में है, और 2 कहां पर है, केंद्र शासित प्रदेशों में है। 2 कहां पर है, तो हम लोग क्या कहते हैं भाई, केंद्र शासित प्रदेशों में है। इसका मतलब है कि कुछ ऐसे राज्य हैं और ज्यादातर ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पर हाई कोर्ट नहीं है, जहां पर हाई कोर्ट नहीं है। अब ये जो 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनका नाम क्या है, इनका नाम क्या है भाई, तो एक का नाम है दिल्ली, एक का नाम भाई क्या है, दिल्ली, और दूसरा का नाम है जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर JNK, यही तो ऐसे केंद्र शासित प्रदेश है जिनके पास अपना हाई कोर्ट है, अन्यथा हाई कोर्ट अन्य केंद्र शासित प्रदेशों में नहीं है। पुडुचेरी एक क्या है, तो पुडुचेरी एक केंद्र शासित प्रदेश है और उसके पास अपना कोई हाई कोर्ट नहीं है। इस बात को भी याद रखना, ठीक। अब यहाँ पर सवाल ये पूछा है कि भाई जो जो पुडुचेरी है ये किस राज्य के हाई कोर्ट के अधीन है, किस राज्य के हाई कोर्ट के अधीन है। कहने का मतलब है जिसके पास अपना हाई कोर्ट नहीं होता है उसके लिए 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 ये कहता है कि एक हाई कोर्ट एक से अधिक राज्यों अथवा केंद्र शासित प्रदेशों का हाई कोर्ट बन सकता है। ऐसा कौन कहता है, 7वां संविधान संशोधन कहता है। और इस प्रकार से पुडुचेरी का हाई कोर्ट है वो किसके अधीन आता है, तो आंसर क्या हो जाता है भाई, मद्रास के अधीन आता है। मद्रास प्रांत जो आपका चेन्नई हाई कोर्ट है, जो आपके तमिलनाडु का चेन्नई हाई कोर्ट है, जिसे हम लोग मद्रास हाई कोर्ट प्राचीन नाम हुआ करता था, उसी के अधीन आता है क्या भाई, आपका पुडुचेरी का हाई कोर्ट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा भाई, पुडुचेरी होगा आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दूसरी बात, अगर आप पूछे होते क्या कि लक्षद्वीप, जो आपका लक्षद्वीप है वो लक्षद्वीप किसके अंतर्गत आता है, याद रखना भाई लक्षद्वीप आता है किसके अंतर्गत, तो आंसर क्या हो जाता है भाई, केरल हाई कोर्ट के अंतर्गत क्या आता है, तो लक्षद्वीप आता है। जो आपका अंडमान निकोबार होता है, जो आपका क्या होता है भाई, अंडमान निकोबार होता है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो हाई कोर्ट होता है वो किसके अंतर्गत आता है, तो याद रखना कलकत्ता हाई कोर्ट के अंतर्गत क्या आता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का हाई कोर्ट। दूसरी बात याद रखना, कलकत्ता हाई कोर्ट की एक खंडपीठ है जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी में स्थित है, इसकी खंडपीठ है। जो पश्चिम बंगाल हाई कोर्ट में जो कलकत्ता हाई कोर्ट है वो तो मुख्य पीठ है, लेकिन इसकी खंडपीठ कहां पर है, तो आंसर क्या हो जाता है, पोर्ट ब्लेयर में है। कहां पर भाई, पोर्ट ब्लेयर में इसकी क्या है, खंडपीठ स्थित है, किसकी, कलकत्ता हाई कोर्ट की, और जो स्पेशली अंडमान निकोबार के लिए ही बनाई गई है। बात समझ पाए भाई। तो आपसे पूछा आता है लक्षद्वीप का हाई कोर्ट किस राज्य के अधीन आता है, तो आप कहेंगे केरल के, आप कहेंगे भाई केरल के। अगर आज पूछा आता है पुडुचेरी किस राज्य के अधीन आता है, तो आप क्या कहेंगे भाई, तमिलनाडु के चेन्नई हाई कोर्ट, जिसको प्राचीन नाम क्या था भाई, मद्रास हाई कोर्ट। कलकत्ता हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है अंडमान निकोबार। देश में कुल उच्च न्यायालय की संख्या 25 है, कुल उच्च न्यायालय की संख्या 25 है, जिसमें से 23 राज्यों में है और 2 कहां पर है, केंद्र शासित प्रदेशों में है। दादरा व नागर हवेली तथा दमन व दीव आता है किसके अंतर्गत, बॉम्बे हाईकोर्ट के अंतर्गत, वर्तमान में हम लोग मुंबई हाईकोर्ट कहते हैं। दिल्ली के पास अपना हाई कोर्ट है, चंडीगढ़ पंजाब हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है, और आपका बच्चा लद्दाख, तो लद्दाख आता है जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के अंतर्गत। अगर बात करें उच्च न्यायालय का प्रावधान संविधान की किस आर्टिकल में है, तो हम लोग क्या कहते हैं भाई, इसके लिए संविधान का आर्टिकल नंबर है 214। संविधान का अनुच्छेद नंबर 214 क्या कहता है, हाई कोर्ट के संदर्भ में प्रावधान करता। क्लियर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा क्या भाई, मद्रास। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा, निम्नलिखित में से किस राज्य से लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। अगर हम लोग लोकसभा की बात करते हैं, अगर हम लोग बात करते हैं किसकी, लोकसभा के गठन की बात करते हैं, तो हमारे संदर्भ में, इसके संदर्भ में एक आर्टिकल याद आता है, इसका नाम है आर्टिकल नंबर 81। आर्टिकल नंबर 81 क्या करता है, लोकसभा का गठन करता है।
क्या करता है भाई, लोकसभा का गठन करता है। अब पूछा था लोकसभा का प्रावधान संविधान के किस आर्टिकल में है, तो हम लोग क्या लिखते हैं भाई, आर्टिकल नंबर है कौन सा, 81 है लोकसभा के संदर्भ में। अब लोकसभा में हम लोग सीटों के संदर्भ में जाते हैं, लोकसभा में जब हम लोग सीटों के संदर्भ में जाते हैं तो आपको अच्छे से पता है कि लोकसभा की सीटों में आरक्षण मिला है। लोकसभा की सीटों में क्या मिला भाई, आरक्षण मिला हुआ है। और आरक्षण किससे मिला हुआ है, तो आरक्षण आर्टिकल 330 के तहत, आर्टिकल 330 के तहत आरक्षण किसको मिला भाई, तो एससी एसटी को आरक्षण मिला है। एससी एसटी कहने का मतलब है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को क्या मिला हुआ है, आर्टिकल 330 के तहत आरक्षण मिला हुआ है। और आपको पता होगा कि आर्टिकल 331 के तहत, आर्टिकल 331 के तहत जो आंग्ल भारतीय थे इसे हम कहते थे एंग्लो इंडियन, जिन्हें क्या कहते भाई, इन्हें एंग्लो इंडियन कहते थे। एंग्लो इंडियन का आरक्षण दिया हुआ था, लेकिन अब ये क्या हो गया है, समाप्त हो गया है। अब ये क्या हो गया भाई, समाप्त हो गया है। तो लोकसभा में आरक्षण मिला हुआ है आज के टाइम पर, आज के टाइम पर ये है, इनका आरक्षण आज भी है, आज भी एससी एसटी को आरक्षण मिला हुआ है, लेकिन इसको समाप्त कर दिया गया 104वें संविधान संशोधन के तहत। आर्टिकल 331 के प्रावधान तो वर्तमान में समाप्त है। अब जो एससी को अर्थात अनुसूचित जाति को आरक्षण मिला हुआ है और जो एसटी को आरक्षण मिला हुआ है अर्थात अनुसूचित जनजाति को आरक्षण मिला है, वही आपसे पूछा किस राज्य की लोकसभा में सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति को क्या है, आरक्षण है। देखो बेसिक सी बात है, आप सबको पता है जनसंख्या के आधार पर क्या होता है, लोकसभा की सीटों का निर्धारण होता है। तो बेसिक सी बात यही होगी, जिस राज्य में अनुसूचित जनजाति के लोगों की संख्या ज्यादा होगी वहां पर सीटों की संख्या ज्यादा होगी, आप सबको पता है। और आपको अच्छे से पता है कि भारत में सर्वाधिक एसटी कहाँ रहते हैं, तो क्या होती है भाई, मध्य प्रदेश में। कहाँ रहते भाई, मध्य प्रदेश में। और इस प्रकार से अनुसूचित जनजाति के लिए सबसे ज्यादा आरक्षित सीटें कहाँ पर है, तो आप कहेंगे मध्य प्रदेश में। अगर यहीं पर पूछा होता एससी के लिए, अगर आज पूछा होता एससी की सर्वाधिक सीटें कहाँ है, अगर आपसे भाई पूछा होता एससी की सर्वाधिक सीटें कहाँ हैं, तो भाई एससी की सर्वाधिक सीटें अगर पूछा गया तो वो हो जाएगा कौन सा भाई प्रदेश, आपका पड़ोसी राज्य, इसका नाम है यूपी। और यूपी हर चीज में आगे, यूपी तो भाई वैसे भी हर चीज में आगे है। सर्वाधिक सीटें लोकसभा की यूपी में है, सर्वाधिक सीटें राज्यसभा की यूपी में है, सर्वाधिक सीटें विधानसभा की यूपी में है, और सर्वाधिक सीटें विधान परिषद की कितने है, यूपी में है। अगर हम यूपी की बात करते हैं, अगर हम यूपी की बात ही कर लेते भाई कि यूपी में कितनी सीटें हैं, तो कम से कम आप यूपी का और अपने बिहार का 2 स्थानों की सीटों का नाम याद रखना। 2 स्थानों पर भाई सीटों को याद रखिएगा, अवश्य याद रखना, एक तो अपने यूपी का और दूसरा बिहार का। अगर हम लोग बात करते हैं लोकसभा की, अगर हम बात करते हैं किसकी, सबसे पहले लिखते हैं लोकसभा में सीटें कितनी है, हम इधर ऊपर लिख देते हैं लोकसभा। लोकसभा में अगर यूपी में सीटें लिखते हैं तो हम लोग लिखते हैं कितनी भाई, 80 सीटें हैं। और बिहार में कितनी है, तो आप सबको पता है बिहार में 40 सीटें हैं। लोकसभा हो गया। अगर बात करते हैं किसकी, राज्यसभा में कितनी सीटें भाई, तो राज्यसभा में पता है यूपी में 31 सीटें हैं, लेकिन बिहार में कितनी सीटें भाई, 16 सीटें हैं। आगे चलते भाई, अगर हम आते हैं विधानसभा जिसे हम लोग लिखते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली, तो विधानसभा में यूपी में कितनी सीटें हैं, तो आंसर हो जाता है 403 सीटें हैं। तो बिहार में कितनी सीटें भाई, 243 सीटें हैं। अगर हम बात करते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल से हम कहते हैं क्या, विधान परिषद, तो विधान परिषद में यूपी की विधान परिषद में कितनी सीटें हैं, तो आप सबको पता है 100 सीटें हैं। और बिहार की विधान परिषद में कितनी सीटें हैं, 75 सीटें हैं। ये डेटा आपको अवश्य याद होना चाहिए और हमेशा याद होना चाहिए। ऐसा ना हो कि इसके लिए कोई दिन निर्धारित हो, इसके लिए आपको कोई दिन निर्धारित हो, आए गए किसी भी एग्जाम में यूपी और बिहार की इन सीटों के बारे में, चाहे वो लोकसभा हो, चाहे राज्यसभा हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे विधान परिषद हो, आपसे ये क्वेश्चन पूछा आता भाई, तो ये ग्राफ को आप अच्छे से याद रखना। एलएस मतलब लोकसभा है, एलएस मतलब क्या भाई, लोकसभा है, आरएस मतलब राज्यसभा है, एलए मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली है, इसे विधानसभा कहते हैं, और एलसी मतलब क्या है, लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसे हम लोग क्या कहते हैं भाई, विधान परिषद कहते हैं। क्लियर, तो याद रखिएगा भाई, खासकर अपने बिहार स्पेशल वाले तो आप याद रखेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 आप सबके सामने है, बताओ भाई। क्वेश्चन नंबर 3 आप सबके सामने है, क्या लिखा हुआ है भाई, लिखा हो भारतीय संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख है। तो भारतीय संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन है, तो आप सबको अच्छे से पता है भारतीय संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, तो आंसर क्या होता है भाई, राष्ट्रपति होता है। और ऐसा कहा लिखा भाई,
तो संविधान का आर्टिकल नंबर 53, संविधान का आर्टिकल नंबर 53 इसका क्या करता है, उल्लेख करता है। संविधान का आर्टिकल नंबर 53 क्या कहता है, लिखता है राष्ट्रपति, लिखता है भाई क्या, राष्ट्रपति कॉमा संघीय कार्यपालिका का, या ऐसे नहीं लिख सकते, ऐसे क्या लिख सकते हो, राष्ट्रपति संघीय कार्यपालिका का, संघीय कार्यपालिका का प्रमुख होगा, प्रमुख होगा, ऐसा कौन कहता है, ऐसा कहता आर्टिकल नंबर 53 कहता है। यही कथन ऐसे भी लिखा होता है संघीय कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं। ये भी ऐसे भी लिखा होता है क्या, आर्टिकल 53 के संदर्भ में। आशय वही हुआ, आशय वही हुआ, अर्थ हुआ वही हुआ भाई कि संघीय कार्यपालिका की समस्त शक्तियां किसमें निहित होती हैं, राष्ट्रपति में निहित होती हैं। इसका मतलब होता है कि जो राष्ट्रपति है भाई, जो राष्ट्रपति है वो क्या है भाई, वह संवैधानिक प्रमुख है। इससे सिद्ध होता है वो क्या होता है भाई, संवैधानिक प्रमुख होता है, इससे ये सिद्ध होगा, इससे भाई ये क्या हो जाता है, सिद्ध हो जाता है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगर हम लोग आर्टिकल्स की बात करें तो राष्ट्रपति का उल्लेख, राष्ट्रपति के पद का उल्लेख कहां पर है, तो हम लोग अच्छे से जानते हैं कि संविधान के आर्टिकल नंबर 52 में, संविधान के आर्टिकल नंबर कहां पर भाई 52 में किसका उल्लेख किया गया है, भारत के राष्ट्रपति पद का उल्लेख किया गया है। अगर मुख्य चुनाव आयुक्त की बात करें तो आर्टिकल नंबर किसमें भाई 324 में है, आर्टिकल नंबर 324 में मुख्य चुनाव आयुक्त का उल्लेख किया गया। आप सबको पता है कि जो आपका केंद्रीय निर्वाचन आयोग है इसमें एक मुख्य आयुक्त और 2 अन्य आयुक्त होते हैं, एक होता है चीफ होता है और दूसरे 2 क्या होते हैं, 2 अदर होते हैं, या कह सकते 2 अन्य होते हैं। क्लियर। अगर प्रधानमंत्री की बात करते हैं भाई तो प्रधानमंत्री को आपको अच्छे से पता है आर्टिकल 75 के तहत, अनुच्छेद नंबर 75 के तहत प्रधानमंत्री की क्या होती है, नियुक्ति होती है। और जो भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है वो मिल जाएगा आपको कहां पर, आर्टिकल नंबर 124 में। तो आर्टिकल्स आपको अब याद हो चुके होंगे, मैं इस बात को मानकर चलता हूं भाई, बहुत बार हो चुका है, कई बार हो चुका है। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 आप सबके सामने लिखा हुआ है, केंद्र शासित प्रदेश जिनकी अपनी निर्वाचित विधानसभा नहीं है के प्रशासन के जिम्मेदार कौन है। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आपसे ये पूछा है कि ऐसे केंद्र शासित प्रदेश जिसके पास अपनी विधानसभा नहीं है। आप सबको पता है कुल केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं भाई, तो आप सबको पता है कुल केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है, तो आप क्या कहते हैं भाई 8। कुल केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, तो आपको अच्छे से पता है कितने भाई 8 है। अब इन 8 केंद्र शासित प्रदेशों में से, 8 केंद्र शासित प्रदेशों में से आपको 3 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश मिलेंगे जिसके पास अपनी क्या है भाई विधानसभा है, जिसके पास अपनी क्या भाई विधानसभा है। उनमें से जो नंबर 1 है उसका नाम क्या है, दिल्ली है। जो नंबर 1 है उसका नाम क्या भाई, दिल्ली है। जो दूसरे नंबर पर है उसका नाम पुडुचेरी है, दूसरे का नाम क्या भाई पुडुचेरी है। और तीसरा जिसके पास होगी, अभी तो नहीं है, जिसके पास इन फ्यूचर होगी उसका नाम क्या भाई, जम्मू कश्मीर है। तो यही भारत के 3 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर क्या भाई विधानसभा है। यही 3 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर भाई क्या है, विधानसभा है। आपको अच्छे से पता है। अब जहां पर विधानसभा होगा वहां पर विधायक होंगे, वहां पर विधायक होंगे, और शासन चलाने के लिए वहां पर क्या होगा, मुख्यमंत्री होगा, वहां पर मुख्यमंत्री होगा भाई। तो दिल्ली में मुख्यमंत्री होते हैं, पुडुचेरी में मुख्यमंत्री होंगे, और जम्मू कश्मीर में भी इन फ्यूचर आपको मुख्यमंत्री दिखाई पड़ेगा। लेकिन अन्य केंद्र शासित प्रदेशों में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में विधानसभा नहीं है। बात समझे, दादरा व नागर हवेली दमन व दीव में नहीं है, लक्षद्वीप में नहीं, चंडीगढ़ में नहीं है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में नहीं है। फिर उनके लिए क्या किया गया है, तो उनके लिए प्रशासन के जिम्मेदार कौन होता है भाई, तो उनके प्रशासन के जिम्मेदार आंसर क्या होगा भाई, उनके प्रशासन के जिम्मेदार जो व्यक्ति होता है उसका नाम क्या होता है, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति क्या करता है, इनके प्रशासन को चलाता है। जो राष्ट्रपति केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन चलाता है उसमें लिखा हुआ है क्या, आर्टिकल नंबर 239, आर्टिकल नंबर 239 कहता है क्या, कि राष्ट्रपति सभी केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। ऐसा कौन कहता है, आर्टिकल नंबर 239 कहता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, आज पूछा जाता है केंद्र शासित प्रदेश जिनकी अपनी निर्वाचित विधानसभा नहीं है,
के प्रशासन का जिम्मेदार कौन है? तो आंसर क्या होता है भाई? राष्ट्रपति होता है। राज्यपाल के पद का उल्लेख पूछा गया भाई, तो आर्टिकल नंबर 153 आर्टिकल नंबर 153 में क्या किया गया है? राज्यपाल के पद का उल्लेख किया गया। उपराज्यपाल के पद का उल्लेख संविधान के किसी आर्टिकल में नहीं। बात समझ पाए? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ केंद्रीय मंत्रिपरिषद में शामिल है। चाहे हम केंद्रीय मंत्रिपरिषद कहें, चाहे इसी को हम क्या लिख देते हैं भाई? इसी को लिख देते हैं संघीय मंत्रिपरिषद। तो चाहे आप केंद्रीय मंत्रिपरिषद कहिए, चाहे आप क्या कर सकते हो भाई? संघीय मंत्रिपरिषद कहिए। ज्यादातर तो ये क्या लिखा होता है? ज्यादातर ये लिखा होता है संघीय मंत्रिपरिषद, और यही कहना ज्यादा अच्छा भी होता है संवैधानिक। अगर संवैधानिक शब्दों में बात करते हैं तो भाई यही आपका करेक्ट आंसर भी होता है। यहाँ पर केंद्रीय मंत्रिपरिषद ना लिख कर क्या लिखा हुआ भाई? संघीय मंत्रिपरिषद लिखा हुआ है। अब बात करते हैं इसका उल्लेख संविधान के किस आर्टिकल में है? तो संघीय मंत्रिपरिषद का उल्लेख है संविधान के आर्टिकल नंबर 74 में। आर्टिकल नंबर 74 में क्या किया गया है? संघीय मंत्रिपरिषद का गठन किया गया है, जो राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए, राष्ट्रपति को परामर्श देने के लिए, राष्ट्रपति की सहायता करने हेतु बनाया जाता है। क्या? संघीय मंत्रिपरिषद। अब इस संघीय मंत्रिपरिषद में 3 स्तर के मंत्री होते हैं। क्या होते हैं भाई? 3 स्तर के मंत्री होते हैं। इसमें 3 स्तर के मंत्री होते हैं। इसको सबसे पहले मंत्री को क्या कहते हैं भाई? कैबिनेट मंत्री। क्या कहते हैं भाई? कैबिनेट मंत्री। तो सबसे पहले जो सबसे ऊपर के मंत्री होता है उसे कैबिनेट मंत्री अथवा केंद्रीय मंत्री कहते हैं। जो दूसरे होते हैं उसे क्या कहते हैं? स्वतंत्र प्रभार मंत्री। उन्हें क्या कहते हैं भाई? उन्हें कहा जाता है स्वतंत्र प्रभार मंत्री, जो इंडिपेंडेंट मिनिस्टर होते हैं। जो तीसरे होते हैं उसे कहते हैं राज्य मंत्री, या इसी को कहते हैं उपमंत्री। उसी को क्या कहते हैं भाई? उपमंत्री। तो यही मंत्रिपरिषद, केंद्रीय मंत्रिपरिषद अथवा संघीय मंत्रिपरिषद में 3 लेयर के क्या होते हैं भाई? मंत्री होते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा भाई? इस प्रश्न का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जिसे लोग क्या कहते हैं? कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री ही क्या होते हैं? केंद्रीय मंत्रिपरिषद में शामिल होते हैं। तो इस प्रकार से आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर ए होगा। दूसरी बात, एक बात और सुनना, खूब बढ़िया से क्वेश्चन पूछा आता है आपसे। पूछा था कैबिनेट शब्द का उल्लेख। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा आता है। क्या कि कैबिनेट शब्द का उल्लेख संविधान के किस आर्टिकल में प्राप्त होता है? तो इसका उल्लेख कहां पर है? आर्टिकल नंबर 352। आर्टिकल 352 में इसका क्या किया गया भाई? उल्लेख किया गया है। ये भी बढ़िया से सवाल पूछता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कैबिनेट शब्द का प्रयोग हुआ है? तो आंसर क्या हो जाता है भाई? कैबिनेट शब्द का प्रयोग किया गया है आर्टिकल नंबर 352 में। कई बार पूछा गया भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कैबिनेट शब्द का प्रयोग किया गया, तो आप क्या कहेंगे? आर्टिकल 352। और एक बात बताएं, कैबिनेट शब्द को हिंदी में क्या लिखा होता है? मंत्रिमंडल लिखा होता है। तो चाहे भाई आपसे कैबिनेट ना पूछकर क्या पूछ लेंगे? कैबिनेट ना पूछकर आपसे मंत्रिमंडल पूछ लेंगे, तब भी आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आर्टिकल नंबर 352। बात समझ पाए? तो मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में क्या होता है? अंतर होता है, इस बात को याद रखना। आगे चले भाई, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है क्या? लोकसभा में मतदान के दौरान बराबरी की स्थिति में डॉट 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 के पास निर्णायक मत होता है। लोकसभा में जब भी वोटिंग होती है, लोकसभा में भाई जब भी वोटिंग होती है, तो वोटिंग के दौरान क्या होता है? जब मत बराबर हो जाते हैं, दोनों साइड से बराबर मत पड़ जाते हैं, अर्थात आप कह सकते हो वोटिंग के दौरान परिणाम टाई हो जाता है। अर्थात किसी तरह भी नतीजा नहीं निकलता है, तो उस समय एक वोट होता है, जिसको क्या कहते हैं? जिसको कहते हैं भाई निर्णायक मत। जिसे क्या कहा जाता है भाई? जिसे कहा जाता है निर्णायक मत कहते हैं। और इसे इंग्लिश में ही क्या लिखते हैं भाई? इसे इंग्लिश में लिखते हैं कास्टिंग वोट। इंग्लिश में क्या लिखते हैं भाई? कास्टिंग वोट लिखते हैं। तो आप पूछा है कास्टिंग वोट कौन देता है, तो आपको बताएं कास्टिंग वोट बिल्कुल सही जवाब है भाई। कास्टिंग वोट बिल्कुल सही जवाब है आपका। बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या होगा भाई? कास्टिंग वोट सदैव लोकसभा अध्यक्ष देता है। कौन देता है भाई? कास्टिंग वोट सदैव लोकसभा अध्यक्ष देता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। और आपको बताएं लोकसभा अध्यक्ष केवल कास्टिंग वोट ही डालता है। सामान्य परिस्थितियों में लोकसभा अध्यक्ष कभी भी किसी भी कीमत पर लोकसभा में कितना भी महत्वपूर्ण कार्य हो रहा होगा, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष कभी भी वोटिंग नहीं करेगा। लोकसभा अध्यक्ष केवल एक ही कंडीशन में वोटिंग करेगा, और वोटिंग कब करेगा?
जब मामला निर्णायक होगा, निर्णायक मत डालता है। इसके अलावा लोकसभा में कोई प्रस्ताव आए, कुछ भी हो, किसी भी मामले में लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा में कास्टिंग वोट के अलावा कोई अन्य वोट नहीं देगा जब तक अध्यक्ष पद पर विराजमान है। जब तक वह अध्यक्ष पद पर विराजमान है वो कभी भी वोट नहीं देगा, इस बात को याद रखना। बात समझ पाए? अब आगे अगर हम बात करें इन लोगों के आर्टिकल्स की बात, क्या आपसे पूछा था एक बात को कि लोकसभा अध्यक्ष के पद का उल्लेख, अगर अध्यक्ष के पद का उल्लेख करें, पद का क्या है भाई उल्लेख करें, तो इसके पद का उल्लेख कहां पर है? तो आर्टिकल नंबर 93 में है। कहां पर भाई? आर्टिकल नंबर 93 में क्या किया गया है? इसके पद का उल्लेख किया गया है। तो अगर आपसे कहीं पूछते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष के पद का उल्लेख कहां पर है, तो आप कह देना भाई क्या कि आर्टिकल नंबर 93 में इसका क्या है? उल्लेख है। और आर्टिकल 93 पे अध्यक्ष नहीं है, उपाध्यक्ष भी है। लोकसभा का स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों कहां पर है? तो आर्टिकल 93 में। अगर उपराष्ट्रपति का जिक्र करते हैं तो उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख कहां पर है? तो हम जानते हैं पद का उल्लेख है भाई आर्टिकल नंबर 63 में। पद का उल्लेख क्या है भाई? आर्टिकल नंबर 63 में क्या किया गया है? उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख किया गया। किसमें भाई? अनुच्छेद नंबर 63 में इसके पद का क्या है? उल्लेख। क्लियर? आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ है, भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित किसी भी विवाद पर निर्णय कौन लेता है? अगर भारत में उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में यदि कोई विवाद होता है तो भाई विवाद पर अंतिम निर्णय किसका होता है? निर्णय कौन लेता है? अगर उपराष्ट्रपति के चुनाव के संदर्भ में कोई विवाद हुआ तो वो सिंपल सा क्वेश्चन भाई कि चाहे चुनाव किसका हो? राष्ट्रपति का हो। चाहे चुनाव राष्ट्रपति का हो, चाहे चुनाव किसका हो भाई? राष्ट्रपति का हो। चाहे चुनाव किसका हो? उपराष्ट्रपति का हो। अगर राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी कोई विवाद हुआ, निर्वाचन संबंधी क्या हुआ भाई? कोई भी विवाद हुआ, निर्वाचन संबंधी क्या हुआ भाई? विवाद हुआ, तो निर्वाचन संबंधी विवादों का निपटारा कहां होता है भाई? सदैव सुप्रीम कोर्ट में होता है। सदैव कहां होगा भाई? सुप्रीम कोर्ट में होगा। और इसका उल्लेख कहां पर है? इसका उल्लेख कहां पर भाई? तो उल्लेख है आर्टिकल नंबर 71 में। उल्लेख कहां पर भाई? तो आर्टिकल नंबर 71 में इसका क्या किया गया है? उल्लेख किया गया है। तो भारतीय संविधान का आर्टिकल नंबर 71, आर्टिकल नंबर 71 इस बात का उल्लेख करता है कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों का निपटारा कहां होगा भाई? सुप्रीम कोर्ट में होगा। अर्थात इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा भाई? उच्चतम न्यायालय। क्या होगा भाई? उच्चतम न्यायालय। सुप्रीम कोर्ट कहने का मतलब क्या होता है भाई? सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्चतम न्यायालय क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट होता है। यहीं पर अगर याद रखिएगा भाई उच्च न्यायालय में अगर लोकसभा के चुनाव संबंधी कोई विवाद, अगर लोकसभा के चुनाव संबंधी कोई विवाद है अथवा विधानसभा के चुनाव संबंधी कोई विवाद है तो वह मामला सदैव कहा जाता है? हाई कोर्ट जाता है। विधानसभा के निर्वाचन संबंधी विवाद के निर्वाचन संबंधी विवाद अगर होगा तो आंसर क्या हो जाता है भाई? तब आंसर हो जाता है क्या? हाई कोर्ट हो जाता है। हाई कोर्ट कहने का मतलब है उच्च न्यायालय। ठीक भाई। क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा हुआ? निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सही ढंग से सुमेलित है? तो इधर आपके डीपीएसपी के 4 आर्टिकल लिखे हैं, डीपीएसपी के 4 विषय लिखे हुए, उनसे संबंधित आगे यहाँ पर क्या भाई? 4 आर्टिकल है। आपको बतलाना क्या है कि कौन सा यहाँ पर आर्टिकल क्या है सही ढंग से सुमेलित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा भाई? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा बता दो भाई। राइट आंसर क्या होगा भाई? क्या लिखा हुआ है? पहला लिखा हुआ है ग्राम पंचायतों का संगठन। तो ग्राम पंचायतों का संगठन आर्टिकल 40 में है, ये बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सत्य है। आगे लिखा हुआ है क्या? समान नागरिक संहिता। तो समान नागरिक संहिता कहां पर है? आर्टिकल 44 में है भाई, ये भी क्या भाई? बिल्कुल सत्य है। ये तो गलत हो गया भाई प्रश्न, ये प्रश्न ही भाई गलत हो गया। चलो कोई बात नहीं, हम बना देंगे। आगे लिखा हुआ है क्या? नशा का क्या किया गया है? निषेध किया गया भाई। तो नशा का निषेध कहां हुआ है? आर्टिकल 47 में हुआ है। कहां पर हुआ भाई?
आर्टिकल 47 में हुआ है, इसका मतलब ये सुमेलित नहीं है, ये सुमेलित भाई नहीं है। लेकिन गौ हत्या पर प्रतिबंध, गौ हत्या पर प्रतिबंध लगा हुआ भाई, तो गौ हत्या पर प्रतिबंध आर्टिकल 47 में है, नहीं है भाई। तो यहाँ पर देखो भाई, यहाँ पर दो सुमेलित है और दो सुमेलित नहीं है। पहला सही है, दूसरा सही है, लेकिन तीसरा गलत है, चौथा गलत है। अब देखो, अगर आपसे पूछा था नशा का निषेध, नशा का निषेध कहाँ पर है, तो आप क्या कहोगे भाई, आर्टिकल नंबर 47 में है। नशा का निषेध कहाँ पर है, तो अनुच्छेद नंबर 47 में क्या कहा गया है कि मादक पदार्थों पर क्या लगाया जाएगा, रोक लगाया जाएगा। ऐसे मादक पदार्थ जो पब्लिक हेल्थ को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो लोक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए मादक पदार्थों पर प्रतिबंध लगाया जाएगा, ऐसा कौन कहता है, ऐसा आर्टिकल 47 कहता है। कई ऐसे मादक पदार्थ हैं जिन पर क्या लगा हुआ है, रोक लगा हुआ है। बात समझे, जैसे बिहार में शराब बंदी हुई है आर्टिकल नंबर 47 के तहत। अगर गौ हत्या पर प्रतिबंध की बात करते हैं भाई, तो गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया गया है किसमें, आर्टिकल नंबर 48 में। आर्टिकल नंबर 48 में लिखा हुआ है भाई कि कृषि का उन्नत विकास किया जाएगा, कृषि का उन्नत विकास किया जाएगा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। और क्या होगा भाई, दुधारू जानवरों के हत्या पर प्रतिबंध लगाया जाएगा, ऐसा कहां लिखा हुआ है, तो आर्टिकल नंबर 48 में। और उसी दुधारू जानवरों में लिखा हुआ विशेष कर किस पर, गौ हत्या पर। जो आर्टिकल नंबर 46 है, अनुच्छेद नंबर 46 है, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है क्या, दुर्बल वर्गों के लिए, किसके लिए भाई, दुर्बल वर्गों के लिए विशेष उपबंध। दुर्बल वर्गों के लिए क्या होगा भाई, विशेष प्रावधान होगा, विशेष उपबंध होगा। ये कहाँ लिखा हुआ है, तो ये लिखा हुआ है आर्टिकल नंबर 46 में। दुर्बल वर्गों के विशेष उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो आंसर क्या हो जाता भाई, आर्टिकल नंबर 46 में। अब दुर्बल वर्ग में एससी आते हैं, एसटी आते हैं, महिलाएं आती हैं, विकलांग आते हैं, बच्चे आते हैं, ये सब क्या है भाई, दुर्बल वर्ग है, अर्थात कमजोर लोग हैं। बात समझे। एक क्वेश्चन याद रखना भाई कि जो समान नागरिक संहिता होती है, आपसे पूछा आता है ये आर्टिकल 44 आपके भारत के किस राज्य में लागू है, याद रखना गोवा राज्य में क्या है, लागू है। भारत का एक राज्य, एकमात्र राज्य जो गोवा है, वहीं पर लागू है क्या, समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता पूरे देश के किस राज्य में लागू है, गोवा में लागू है, इस बात को याद रखना। और समान नागरिक संहिता को इंग्लिश में क्या लिखते हैं, कॉमन सिविल कोड। इंग्लिश में क्या लिखते हैं भाई, कॉमन सिविल कोड, इसी को इंग्लिश में कहते हैं। या फिर इसी को लिखते हैं क्या, इसी को एक नाम और लिखते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड। क्या कहते हैं भाई, यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसी को कहा जाता। ठीक, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। उत्तराखंड सरकार भी इस संदर्भ में कार्य कर रहा है, वो भी कह रहा है, उसने कार्य प्रारंभ भी कर दिया है कि उस राज्य में भी क्या हो, समान नागरिक संहिता को लागू किया जाए। अगला क्वेश्चन भाई, अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया जा सकता है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अर्थात सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के संदर्भ में किसे नियुक्त किया सकता है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, बता दो भाई, ध्यान से पढ़ना होगा आपको। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की बात करते हैं, उनकी योग्यताएं हैं, उनकी क्या भाई, योग्यताएं हैं। योग्यताओं के संदर्भ में यहाँ पर लिखा हुआ है पहला कथन, पहला कथन ध्यान से पढ़ना, क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है किसी अधिवक्ता को जिसने किसी भी न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष तक विधि व्यवसाय किया हो। देखो भाई, जब भी हम लोग सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के बारे में पढ़ते हैं, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के बारे में पढ़ते हैं, तो कंडीशन नंबर 1 क्या है, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। पहली कथन हो गई, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा क्या लिखा हुआ है, तो उसे देश के किसी हाई कोर्ट में, क्या लिखा हुआ ध्यान से देखना, क्या लिखा भाई, एक तो लिखा हुआ है भारत का नागरिक होना चाहिए, तो आप कहोगे हाँ है भारत का, चलिए ठीक है भाई, नागरिक है, ठीक। दूसरा क्या लिखा हुआ है, दूसरा लिखा हुआ है वह देश के किसी हाई कोर्ट में, वह देश के किसी हाई कोर्ट में क्या रहा हो, एडवोकेट रहा हो, अर्थात वकील रहा हो, अधिवक्ता रहा हो। वह देश के किसी कहां पर, हाई कोर्ट में क्या रहा हो, अधिवक्ता रहा हो। और अधिवक्ता कम से कम कितना वर्ष रहा हो, तो कम से कम रहा हो कितने वर्षों तक, तो आंसर क्या हो जाता है, 10 वर्ष तक। कम से कम क्या, कितने वर्ष तक रहा हो, 10 वर्ष तक रहा हो। लेकिन वो अधिवक्ता कहाँ रहा हो, हाई कोर्ट में रहा हो, किसी भी कोर्ट में नहीं, किसी भी कोर्ट में नहीं। और यहाँ पर जो कथन नंबर 1 लिखा हो, इसमें कमी क्या है, इसमें कमी क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, किसी भी न्यायालय में, अर्थात यहाँ पर तो जिला न्यायालय की बात कर दी,
जिला न्यायालय की बात कर दिया। इस प्रकार से ये जो आपका पहला कथन है ये क्या हो गया, असत्य हो गया। ये पहला कथन हमारा सही ढंग से मेल नहीं खाता, पहला तो गलत हो गया। ठीक भाई। दूसरा पहले यहाँ पर प्रावधान देख लेना, यहाँ पर प्रावधान देख लेना। तो यहीं पर यह लिखा हुआ है कि वह देश के किसी हाई कोर्ट में क्या रहा हो, न्यायाधीश रहा हो। वह देश की किसी हाई कोर्ट में क्या रहा हो भाई, न्यायाधीश रहा हो। ठीक है, लेकिन जो न्यायाधीश रहा हो वो कम से कम कितने वर्ष रहा हो भाई, तो कम से कम रहा हो 5 वर्ष तक। क्या रहा हो भाई, 5 वर्ष तक रहा हो। ये दूसरी क्या होती है, कंडीशन होती है। और ये कंडीशन अथवा करके होता है। ये कंडीशन कैसा होता है भाई, अथवा करके होता है। इस बात को जानते रहे, चाहे तो इस कंडीशन को फुलफिल करो, अगर ये नहीं है तो ये फुलफिल करो। अब देखो लिखा हुआ है क्या, दूसरा कथन ध्यान से पढ़ना। दूसरा कथन ध्यान से पढ़ना, क्या लिखा हुआ है, वह किसी उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के न्यायाधीश को जो कम से कम क्या लिखा हुआ भाई, 3 वर्ष लिखा है। और जब 3 वर्ष लिखा है तो यहीं पर हो गया धोखा, क्योंकि कितना वर्ष लिखा हुआ भाई, 5 वर्ष लिखा हुआ है। और इस प्रकार से जो कथन नंबर 2 हो गया, ये भी क्या हो जाता है भाई, ये भी रॉन्ग हो जाता है। ये भी क्या हो जाता है भाई, रॉन्ग हो जाता है। ठीक, इसके बाद अगर यहाँ पर हम लोग अथवा करके आगे बढ़ते हैं, तो आगे क्या लिखा हो, आगे क्या लिखा भाई, तो आगे लिखा हुआ है वह राष्ट्रपति की नजर में क्या हो, विधि का ज्ञाता हो। वह राष्ट्रपति की नजर में क्या हो, विधि का ज्ञाता हो। राष्ट्रपति की नजर में क्या हो भाई, विधि का ज्ञाता हो। विधि का ज्ञाता हो अर्थात विधि का जानकार हो। अगर ये प्रावधान में उसके पास है तो वह बन सकता है सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश। वो बन सकता है क्या भाई, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश। और तीसरा कथन यही कहता है, यहाँ पर जो तीसरा कथन लिखा वही लिखा हुआ है कि भारत के राष्ट्रपति की राय में क्या हो, एक प्रतिष्ठित विधि वेदता हो। विधि वेदता कहने का आशय क्या होता है भाई, विधि का जानकार हो। एक प्रतिष्ठित विधि का जानकार हो वह व्यक्ति बन सकता है क्या, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बन सकता है। इस प्रकार से कथन नंबर 3 आपका क्या है, सही है। आगे देखना, कथन 4 का ही गलत है। कथन 4 का है गलत है, लिखा हुआ किसी व्यक्ति को जो कम से कम 15 वर्षों तक न्यायिक कार्य किया हो, गलत कार्य। अगर वो 10 वर्ष लिखा होता, हाई कोर्ट में लिखा होता, तो कथन 4 क्या हो जाता, सही हो जाता। इस प्रकार से इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा भाई, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 10 लिखा हो किस याचिका का अर्थ भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों में वी कमांड होता है। वी कमांड किसका आशय होता है भाई, किसको इंग्लिश में क्या लिखते हैं भाई, वी कमांड कहते हैं। और वी कमांड को हम लोग क्या लिखते हैं भाई, वी कमांड होता है हम आदेश देते हैं कि, हम आदेश देते हैं कि ये होता है इसका क्या, इसको लिखते हैं हिंदी में, इंग्लिश में लिखते हैं वी कमांड। और ऐसा कौन सा रिट बतलाता है भाई, तो ऐसा बोलने वाला रिट कौन सा है, तो आंसर क्या हो जाता है, परमादेश है। कौन सा भाई, परमादेश जो रिट होता है वो कब जारी होता है, कर्तव्यों के निर्वहन हेतु। किसके हेतु भाई, कर्तव्यों के निर्वहन हेतु, दायित्वों के निर्वहन हेतु। तो कर्तव्यों के निर्वहन हेतु जो रिट जारी होता है उसी का नाम क्या होता है, उसी का नाम होता है आपका क्या, उसी का नाम आपका क्या होता है भाई, उसी का नाम होता है आपका परमादेश। बात समझ पाए। आर्टिकल 32 होता है एक, आपको अच्छे से पता होगा। और एक होता है आर्टिकल नंबर 226। आर्टिकल 32 होता है, आर्टिकल नंबर 226 होता है। और आर्टिकल 32 के सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 226 के हाई कोर्ट क्या करता है, मौलिक अधिकारों के संरक्षण हेतु एफ मतलब क्या होता है, फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार के संरक्षण हेतु क्या जारी होता है, रिट जारी करता है। ठीक, कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट करता है। और रिट कितने प्रकार के होते हैं, तो अगर रिट का प्रकार पूछा जाता है तो आप कहते हो 5 प्रकार का होता है। रिट सामान्यतः 5 प्रकार के होते हैं, हाई कोर्ट तो 6 प्रकार के रिट जारी करता है, लेकिन सामान्यतः कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के। एक होता है क्या, बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा क्या होता है परमादेश, तीसरा होता है प्रतिषेध, चौथा होता है उत्प्रेषण और पांचवा क्या होता है, अधिकार इच्छा। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन नंबर 11 लिखा हुआ है क्या,
लेकिन निम्नलिखित में से कौन से गैर न्यायोचित क्या है अधिकार है? गैर न्यायोचित कहने का आशय होता है कि ऐसा इनमें से कौन सा ऐसा अधिकार है जिसको हम न्यायालय में चैलेंज नहीं कर सकते हैं, जिसके लिए हम न्यायालय नहीं जा सकते हैं। तो ऐसा कौन सा मौलिक अधिकार है? तो लिखा है पर्याप्त आजीविका का अधिकार। आगे लिखा शोषण के खिलाफ अधिकार, लिखा हुआ क्या? आरोपी का अधिकार, और क्या लिखा भाई? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। तो इनमें से कौन सा ऐसा अधिकार है, कौन सा ऐसा अधिकार है जो क्या है भाई? गैर न्यायोचित है। गैर न्यायोचित आपको बताएं, आप सबको पता है, आप सबको पता है, ध्यान से देखना, आप सबको पता है भाई, ध्यान से देखना। क्या अगर हम बात करते हैं जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, तो कहां लिखा भाई? आर्टिकल नंबर 21 में है। और आर्टिकल 21 कहने का आशय क्या है? आर्टिकल नंबर 21 कहने का आशय क्या है? आर्टिकल नंबर 21 कहने का आशय क्या है भाई? कि ये एफआर है, ये क्या भाई? एफआर है। और एफआर न्यायोचित होता है, ना कि गैर न्यायोचित होता है। एफआर क्या होता है भाई? न्यायोचित होता है। न्यायोचित कहने का आशय ये होता है कि एफआर का उल्लंघन होने पर हम न्यायालय जा सकते हैं। अगर आरोपी का अधिकार, आरोपी का जो अधिकार होता है वो कहां पर होता है भाई? आर्टिकल नंबर 20 में होता है। कहां पर होता है भाई? आर्टिकल नंबर 20 में होता है। यदि किसी पर अपराध सिद्ध हो जाता है वो आरोपी कहलाता है, और वो कहां पर है? आर्टिकल नंबर 20 में है। इसका मतलब आर्टिकल 20 भी क्या होता है? आर्टिकल 20 भी हो जाता है आपका क्या? मौलिक अधिकार होता है। मौलिक अधिकार न्यायोचित होते हैं। शोषण के खिलाफ अधिकार, जो शोषण के खिलाफ होते हैं, वो शोषण के खिलाफ अधिकार कहाँ होते हैं? तो आर्टिकल नंबर 23 में होते हैं और आर्टिकल नंबर 24 में होते हैं। और ये दोनों भी क्या होता है? ये दोनों भी भाई एफआर होता है। ये दोनों भी क्या होता है भाई? एफआर होता है। अर्थात क्या होता है भाई? अर्थात मौलिक अधिकार होता है। अर्थात ये भी क्या होता है भाई? मौलिक अधिकार होता है। आपका चाहे आर्टिकल 20 हो, चाहे आपका क्या भाई आर्टिकल नंबर 20 हो, चाहे 21 हो, चाहे आपके क्या हो 23, 24 हो, ये सब क्या होते हैं भाई? मौलिक अधिकार होते हैं। लेकिन आपका यहाँ पर लिखा हुआ है जो क्या? पर्याप्त आजीविका का अधिकार लिखा हुआ है। यह कोई मौलिक अधिकार नहीं है, ये भाई क्या है? टीपीएसपी है। ये भाई क्या है? डीपीएसपी है। पर्याप्त आजीविका का अधिकार क्या है? तो आपका डीपीएसपी है। आर्टिकल नंबर 39 में इस प्रावधान को किया गया है। देखो, अगर हम लोग एफआर की बात करते हैं, मौलिक अधिकार की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं भाई? मौलिक अधिकार की बात करते हैं। तो मौलिक अधिकार के संदर्भ में आप जानते हो संविधान का भाग 3 है। संविधान का भाग 3 है। अगर आर्टिकल की बात करते हैं तो आर्टिकल नंबर 12 से लेकर कहां तक है? 35 तक है। तो अगर 12 से 35 तक का प्रावधान होगा तो हम लोग क्या कहेंगे? एफआर। बात समझे? एफआर अर्थात मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट। लेकिन अगर हम लोग चर्चा करते हैं डीपीएसपी की, तो डीपीएसपी के संदर्भ में संविधान का भाग नंबर क्या है? 4 है। और भाग नंबर 4 कहां से लेकर कहां तक है? तो हम लोग लिखते हैं आर्टिकल नंबर 36 से लेकर आर्टिकल नंबर कहां तक है? 51 तक है। तो आर्टिकल नंबर 36 से आर्टिकल नंबर 51 तक क्या है? डीपीएसपी है। अगर इनका स्रोत आपके एग्जाम में खूब पूछा आता है, इनका सोर्स पूछा आता है, तो जो आपका एफआर होता है इसका सोर्स होता है भाई अमेरिका। इसको हमने अपने देश में, अपने संविधान में किस देश का संविधान से उठाया? अमेरिका से। तो जब डीपीएसपी का सोर्स लिखते हैं तो हम लोग क्या लिखते हैं भाई? आयरलैंड लिखते हैं। क्या लिखते हैं भाई? आयरलैंड को मानते हैं क्या भारत में डीपीएसपी का सोर्स। क्लियर? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 लिखा है भारत के संविधान का अनुच्छेद 21A का अधिकार प्रदान करता है। जो आपका संविधान का अनुच्छेद नंबर 21A है, ये क्या देता है? ये शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। किसका देता है भाई? शिक्षा का अधिकार, अर्थात राइट टू एजुकेशन। क्या करता है भाई? यही आर्टिकल 21A क्या करता है भाई? राइट टू एजुकेशन अर्थात शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाता है भाई? राइट आंसर क्या होगा? तो आप क्या कहोगे? ऑप्शन नंबर डी होगा। शिक्षा का अधिकार देता आप सबको अच्छे से पता होगा। और शिक्षा का अधिकार बाद में पैदा हुआ है। ये पैदा हुआ है, और पैदा कैसे हुआ था आप सबको पता है। इसके संदर्भ में हुआ था एक संविधान संशोधन जिसका नाम था 86वां संविधान संशोधन, 86 CA सन 2002। 86वां संविधान संशोधन सन 2002। और संविधान के आर्टिकल 21 में क्या लाता है? शिक्षा का अधिकार लाता है। लेकिन एक बात को ध्यान देना, अगर आपसे पूछा जाता है शिक्षा का अधिकार अधिनियम, अगर आपसे ये लिखा होता कि शिक्षा का अधिकार कब आया था, तो आप क्या कहेंगे? सन 2002 में आया। अगर लिखा होगा शिक्षा का अधिकार कब आया था, तो आप क्या कहेंगे भाई? वर्ष 2002 में आया था। लेकिन लिखा होगा शिक्षा का अधिकार अधिनियम, लेकिन क्या लिखा होगा भाई? शिक्षा का अधिकार अधिनियम लिखा होगा।
शिक्षा का अधिकार अधिनियम लिखा होगा भाई, तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब आया था, तो आप कहना वर्ष 2009। कब आया था भाई, वर्ष 2009 में क्या हुआ था, शिक्षा का अधिकार अधिनियम आया। और आपसे पूछा जाए ये लागू कब हुआ था, अगर आपसे पूछा जाए शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू कब हुआ था, तब आप क्या कहेंगे भाई, 1 अप्रैल 1 अप्रैल वर्ष 2010 को क्या हुआ था, शिक्षा का अधिकार अधिनियम। और इसी को हम लोग क्या लिखते हैं भाई, इसी को शॉर्ट में लिखते हैं आरटीई एक्ट। इसी को क्या लिखते हैं भाई, आरटी एक्ट लिखते हैं। और ये कब लागू हुआ था, तो वर्ष 2010 में क्या हुआ था, लागू हुआ था। मतलब शिक्षा का अधिकार आया था 2002 में आया था, अधिनियम 2009 में आया था, लागू 2010 में किया। और शिक्षा का अधिकार किस आयु से लेकर किस आयु तक बच्चे को है, तो आप कहते हैं 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राप्त है क्या, तो आप कहते हो राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को क्या प्राप्त है, शिक्षा का अधिकार प्राप्त है। क्लियर। गोपनीयता खूब पूछा आता है, ये जो आपको गोपनीयता, इसे कहते हैं राइट टू प्राइवेसी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं भाई, इसे कहते हैं राइट टू प्राइवेसी। यहां से पूछा आता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राइट टू प्राइवेसी का उल्लेख किया गया है, जिसे हम लोग हिंदी में क्या लिखते हैं, इसे हिंदी में लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, निजता का अधिकार। इसे हिंदी में क्या लिख देते हैं, निजता का अधिकार। और निजता का अधिकार राइट टू प्राइवेसी कहां पर है, आपसे कहीं पूछा था, तो आंसर क्या होगा भाई, आर्टिकल नंबर 21 में वर्णित है क्या, निजता का अधिकार अथवा एकांतता का अधिकार। गोपनीयता उसी को कहते हैं। ठीक भाई। अगला क्वेश्चन नंबर 13, ये क्वेश्चन हो चुका है भाई। ये क्वेश्चन तो स्टार्टिंग में हमने आपको बता दिया था, ये क्वेश्चन हमने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, किस उच्च न्यायालय के अधिक क्षेत्र में महाराष्ट्र, गोवा राज्य और कई सारे प्रदेश, दादरा व नागर हवेली और दमन व दीव सम्मिलित है। तो भाई देखो, जो आपका मुंबई हाई कोर्ट है, जो आपका मुंबई हाई कोर्ट है, मुंबई हाई कोर्ट के अधीन ही, मुंबई हाई कोर्ट के अधीन ही आता है क्या, महाराष्ट्र, गोवा, दादरा व नागर हवेली और दमन व दीव। ये चारों के चारों स्थलों का जो हाई कोर्ट होता है वो एक ही होता है। उस हाई कोर्ट का नाम क्या भाई, उस हाई कोर्ट का नाम क्या भाई, बम्बई, या जिसका वर्तमान नाम क्या है, मुंबई हाई कोर्ट। पहले इसी का नाम था बॉम्बे हाई कोर्ट। तो जो बॉम्बे हाई कोर्ट है उसी के अधीन महाराष्ट्र, गोवा, दादरा व नगर हवेली तथा दमन व दीव का हाई कोर्ट आता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाता है भाई, राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। तो दूसरी बात सुनना, जो बम्बई हाई कोर्ट है, जो बम्बई हाई कोर्ट है, इसकी एक क्या है भाई, इसकी एक मुख्य पीठ है, इसकी एक क्या भाई, मुख्य पीठ है। अगर आपसे पूछा जाए मुख्य पीठ कहाँ स्थित है, अगर आपसे पूछा जाए भाई मुख्य पीठ कहाँ स्थित है, तो आप कहोगे भाई मुख्य पीठ, और इसके क्या है भाई, खंडपीठ है। इसके क्या भाई, खंडपीठ है। तो मुख्य पीठ भी है और खंडपीठ भी है। अगर हम मुख्य पीठ की बात करते हैं तो मुख्य पीठ कहाँ स्थित है, तो क्या होता है भाई, मुंबई में। मुख्य पीठ कहाँ स्थित है भाई, मुंबई में। लेकिन खंडपीठ कहाँ स्थित है, तो खंडपीठ स्थित है एक तो पणजी में, एक पणजी में है, एक आपका औरंगाबाद में है, एक आपका कहाँ भाई, औरंगाबाद में है। और अगला आपका कहाँ भाई, तो अगला आपका हो जाता है कहाँ पर, आपका नागपुर। ठीक, नागपुर नहीं। ठीक, तो एक आपका कहाँ पर है, पणजी में है, और अगला क्या है भाई, कहाँ पर, औरंगाबाद पे है। ये इसकी क्या भाई, खंडपीठ है। बात समझ पाए, ये इसकी क्या भाई, खंडपीठ है। ठीक, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो भाई, लिखा हुआ भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था। आपसे क्वेश्चन पूछा है, भारत में जो सूचना अधिकार अधिनियम था, इसे हम लोग आरटीआई कहते हैं। इसी को सूचना का अधिकार अधिनियम क्या कहते हैं भाई, आरटीआई कहते हैं। तो आपसे पूछा गया आरटीआई कब क्या हुआ था, लागू हुआ था। आरटीई नहीं है, आरटीआई है, राइट टू इंफॉर्मेशन। कब लागू हुआ था, इंप्लीमेंट पूछा है, तो इंप्लीमेंट होने की तिथि क्या थी भाई, इंप्लीमेंट होने की तिथि क्या थी, इंप्लीमेंट अर्थात अप्लाई होने की, लागू होने की तिथि क्या थी भाई, तो इंप्लीमेंट होने की तिथि क्या थी, तो आपसे पूछा था, तो आंसर क्या हो जाता है, आंसर होगा भाई 12 अक्टूबर सन 2005 को। 12 अक्टूबर सन 2005 को क्या हुआ था, इंप्लीमेंट हुआ था क्या, आरटीआई एक्ट। अगर पूछा गया होता अगर आज पूछा गया होता कि पारित कब हुआ था, तो ये करीब पारित हुआ था जून 2005 में। जून 2005 में एक पारित हुआ था, परंतु ये लागू कब हुआ था, तो आंसर क्या हो जाता है भाई, आंसर हो जाता है अक्टूबर 2005 में। अगर आपसे पारित पूछा गया होता, तो ये पारित क्या होता भाई, जून 2005 में क्या होता है, आरटीआई एक्ट पारित हुआ।
जून 2005। ठीक भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, लेखक निम्नलिखित में से किसे अक्सर भारतीय संविधान की अंतरात्मा कहा जाता है? तो भारतीय संविधान की अंतरात्मा, जिसमें भारतीय संविधान की आत्मा निवास करती है, बताओ। तो भारतीय संविधान की आत्मा कहाँ निवास करती है? लिखा हुआ किसे भारतीय संविधान में अक्सर अंतरात्मा कहा जाता है? तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है क्या? संघवाद, न्यायपालिका, समानता अथवा मौलिक अधिकार। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के हिसाब से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? मौलिक अधिकार। इस क्वेश्चन के हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा भाई? मौलिक अधिकार। और आपको बताएं भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भी, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भी क्या होता है? आत्मा निवास करती है। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार में भी क्या निवास करती है? मौलिक अधिकार में भी क्या निवास करती है भाई? आत्मा निवास करती है। और भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, राज्य के नीति निदेशक तत्वों में भी क्या होती है? आत्मा निवास करती है। इन तीनों स्थलों पर क्या है भाई? भारतीय संविधान की क्या है? आत्मा निवास करती है। और इसमें जो सबसे फेमस है, जो सबसे प्रसिद्ध है वो मौलिक अधिकारों में है। और मौलिक अधिकारों में कहाँ निवास करती है? आर्टिकल नंबर 32 में। आर्टिकल नंबर 32 में क्या है भाई? संविधान की अंतरात्मा निवास करती है। और आर्टिकल नंबर 32 में क्या है? तो यहाँ पर है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या भाई? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो रक्षा करता है किसका? रक्षा करता है मौलिक अधिकारों का। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में है? तो हम लोग क्या कहते हैं भाई? आर्टिकल नंबर है 30। तो अनुच्छेद नंबर 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार का उल्लेख किया गया है। और आपको बताएं इसी आर्टिकल 32 को ही डॉक्टर अंबेडकर ने क्या कहा था? संविधान की आत्मा कहा था। डॉक्टर अंबेडकर ने इसे क्या कहा था भाई? इसे कहा था संविधान की आत्मा। इसे संविधान की आत्मा की संज्ञा किसने दी थी? तो आंसर क्या होता भाई? डॉक्टर अंबेडकर ने दी थी। किसे दी थी? तो आंसर क्या होता है? अनुच्छेद नंबर 32। क्लियर? एक व्यक्ति थे, इनका नाम था ग्रेनुएल ऑस्टिन। एक व्यक्ति थे, इनका नाम था क्या भाई? ग्रेनुएल ऑस्टिन। और ग्रेनुएल ऑस्टिन का कथन था क्या? ग्रेनुएल ऑस्टिन का कथन था कि डीपीएसपी में क्या निवास करती है? भारतीय संविधान की आत्मा। किसने कहा था भाई? ग्रेनुएल ऑस्टिन ने कहा था कि डीपीएसपी में क्या होता है? संविधान की आत्मा निवास करती है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 16 में, क्वेश्चन नंबर क्या लिखा हुआ है? 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे कहता है क्या कि राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों की सूची भारत के संविधान की किस अनुसूची में उल्लेखित है? तो आपसे पूछा जाता है राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों की सूची। राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों की सूची कहने का आशय यहाँ पर क्या होता है? कहने का आशय ये होता है राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों की सूची। यहाँ पर कहने का मतलब क्या होता है? भारत के राज्य क्षेत्रों का वर्णन। इसे क्या कहते हैं भाई? इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं? इसी को कहते हैं भारत के राज्य क्षेत्रों का वर्णन। तो अगर आपसे बात करते हैं भारत के राज्य क्षेत्रों का वर्णन कहां पर है, तो ये क्वेश्चन फिर बहुत सिंपल हो जाता है। इस संदर्भ में क्वेश्चन बहुत ही सिंपल हो जाता है। भारत के राज्य क्षेत्रों का वर्णन कहां पर है? सब लोग क्या कहते हैं? पहली अनुसूची में। कहां पर भाई? पहली अनुसूची में है। और भारत में कितने राज्य क्षेत्रों का वर्णन है? तो हम कहते हैं भारत में 28 राज्य, 28 राज्य तथा कितने? 8 केंद्रशासित प्रदेश तथा 8 केंद्र शासित प्रदेशों का 8 केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख है कहां पर? संविधान की अनुसूची नंबर 1। यही है भारत के राज्य क्षेत्रों का उल्लेख। अगर हम और अनुसूची की बात करें तो आपसे पूछाता है संविधान की दूसरी अनुसूची में क्या है? तो वेतन है। विभिन्न पदाधिकारियों के जो वेतन होते हैं, भत्ते होते हैं, सुविधाएं होती है, उसका उल्लेख कहां पर? अनुसूची नंबर 2 में है। चौथी अनुसूची में क्या लिखा हुआ है? तो चौथी अनुसूची में लिखा हुआ है राज्यसभा के सीटों का आवंटन। राज्यसभा के सीटों का आवंटन, सीटों का आवंटन या कह सकते हो सीटों का क्या है भाई? बंटवारा है। ये कहाँ है? अनुसूची नंबर 4 में। अगर अनुसूची 3 की बात करते हैं तो वो क्या है भाई? शपथ। वो क्या है भाई? शपथ है।
तो शपथ का उल्लेख अनुसूची 3 में है, वेतन का उल्लेख अनुसूची 2 में है, राज्यसभा की सीटों का उल्लेख अनुसूची नंबर 4 में है, और अनुसूची नंबर 1 किसका उल्लेख करता है भाई, भारत के राज्य क्षेत्रों का उल्लेख करता है। भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की लिस्ट कहाँ मिलेगी, अनुसूची नंबर 1 में। अगर पूछा जाए अनुसूची की कुल संख्या, तो मूल संविधान में कितनी थी भाई, 8 थी, और वर्तमान में कितनी है, तो आंसर क्या हो जाता है भाई, 12 है। वर्तमान में कितनी भाई, 12 है। ठीक, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर क्या होगा, बताओ भाई। लिखा हुआ है क्या, संघ के खातों से संबंधित भारत के नियंत्रक मालिका परीक्षा की लेखा परीक्षा रिपोर्ट को किसके समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। तो आपको बताएं, जो संघ के खाते होते हैं, अर्थात जो संघ का हिसाब किताब होता है, संघ सरकार का हिसाब किताब होता है, जो उनके खातों से संबंधित जानकारी होती है, वो भारत का महालेखा, जो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है, सीएजी कहते हैं, वो तैयार करता है। वो तैयार करता है, तैयार करने के पश्चात वो किसके समक्ष उपस्थित करता है, तो आंसर क्या होता है भाई, वह उपस्थित करता है किसके समक्ष, तो आंसर क्या होता है भाई, राष्ट्रपति के समक्ष। वह राष्ट्रपति को दे देता है क्या, उसकी रिपोर्ट दे देता है, जो बनाता है कौन, सीएजी। और राष्ट्रपति क्या करता है, राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को क्या करता है, लोकसभा के समक्ष प्रस्तुत कराता है। लोकसभा के समक्ष क्या करेगा, प्रस्तुत करेगा। ध्यान सुनना भाई, जो सीएजी होगा, सीएजी किसको दे देगा, तो सीएजी देता है राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति किसके समक्ष प्रस्तुत कर देगा, तो राष्ट्रपति दे देगा लोकसभा को। और फिर अच्छे से पता है, जो ये प्रस्तुत होता है लोकसभा में, इसी के लिए एक कमेटी होती है, उसका नाम होता है लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति। और फिर लोक लेखा समिति जिसे कहते हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी कहते हैं, वो क्या करती है भाई, तो वो इस रिपोर्ट की जांच करती है। वो इस रिपोर्ट की क्या करती है भाई, जांच करती है। तो जो रिपोर्ट किसने बनाया भाई, जो रिपोर्ट सीएजी ने बनाया है, उस रिपोर्ट की जांच कौन करता है, उस रिपोर्ट की भाई जांच कौन करता है, तो नाम क्या होता है भाई, कौन करता है, पब्लिक अकाउंट कमेटी कहते हैं, इसे पीएससी कहते हैं। और पूछा था पीएससी में मेंबर कितने होते हैं भाई, तो पीएससी में कुल सदस्य कितने होते हैं, 30 होते हैं। कुल सदस्य आपसे पूछा था 30 होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कमेटी होती है, 30 मेंबर होते हैं, और 30 के 30 कहां से होते हैं भाई, केवल लोकसभा से होते हैं। कहां से, केवल लोकसभा से होते हैं पीएससी में मेंबर, केवल लोकसभा से होते हैं। एक मिनट भाई, वो तो प्राक्कलन समिति हो गया, वो तो प्राक्कलन हो गया भाई, रुकना। टोटल मेंबर कितने होते हैं भाई, तो टोटल मेंबर इसमें कितने होते हैं, 22 होते हैं। कितने होते हैं भाई, 22 होते हैं। और 22 में 15 कहां से आते हैं, लोकसभा से आते हैं, 15 लोकसभा से आते हैं, और 7 कहां से आते हैं भाई, तो 7 आते हैं राज्यसभा से। 7 कहां से आते हैं भाई, राज्यसभा से। तो 22 मेंबर कुल सदस्य होते हैं किसमें, लोक लेखा समिति में, पब्लिक अकाउंट कमेटी में, इसमें 15 आते हैं लोकसभा से और 7 आते हैं कहां से, राज्यसभा से। ठीक भाई, अगला नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 18 लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किस केंद्रीय प्रदेशों का राज्यों की परिषद में प्रतिनिधित्व है। राज्यों की परिषद में क्या भाई, प्रतिनिधित्व है। अगर आज पूछा जाए राज्यों की परिषद कहने का आशय क्या है, अगर आज पूछा जाए भाई राज्यों की परिषद, अगर आज पूछा जाए राज्यों की परिषद कहने का आशय क्या है, तो भाई राज्यों की परिषद कहने का आशय एक शब्द में आप क्या कहोगे, राज्यसभा। एक शब्द में आप क्या कहोगे भाई, राज्यसभा। तो राज्यसभा में पूछा गया किस केंद्रीय प्रदेश का राज्यसभा में क्या है, प्रतिनिधित्व है, अर्थात राज्यसभा में उसका स्थान है। तो ध्यान से सुनना, राज्यसभा में स्थान किस केंद्रीय प्रदेश का है, तो आप कहिएगा राज्यसभा में स्थान 3 केंद्रीय प्रदेशों का है। किसका किसका है, दिल्ली का है, दिल्ली का है, आपका पुडुचेरी का है, और अब प्रावधान हो गया, पहले भी था अब तो केंद्रीय प्रदेश में चला गया, तो क्या होगा, जम्मू कश्मीर होगा। इन तीनों के लिए क्या है, राज्यसभा में स्थान है। तीनों के लिए राज्यसभा में स्थान है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, पुडुचेरी। ना तो चंडीगढ़ है राज्यसभा में, ना तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है राज्यसभा में, और ना तो लक्षद्वीप है कहां पर, राज्यसभा में। सीटें कितनी भाई, कितनी सीटें प्राप्त है, तो दिल्ली के पास है राज्यसभा में कितनी सीटें, 3 सीटें हैं। पुडुचेरी के पास कितनी भाई, पुडुचेरी के पास 1 सीट है, और जम्मू कश्मीर के पास कितनी सीटें भाई, तो 5 सीटों का प्रावधान किया गया है।
यह है राज्यसभा में क्या है, स्थान है किसका, राज्यों की परिषद में, राज्यसभा में कई सारे प्रदेशों का जो स्थान है। अर्थात कुल सीटें कितनी हो जाती भाई, तो कुल सीटें हो जाती है 9। तो राज्यसभा में 3 केंद्र शासित प्रदेशों को टोटल कितनी सीटें प्राप्त हैं, 9 सीटें प्राप्त है वर्तमान में। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 19 लिखा हुआ है क्या, इनमें से किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने पहली बार भारत में क्या कराया है, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की। तो आपको पता है अच्छे से कि चुनाव प्रणाली 2 प्रकार की होती है, एक को कहते हैं प्रत्यक्ष, दूसरे को क्या कहते हैं भाई, अप्रत्यक्ष। एक होता है डायरेक्ट, दूसरा क्या होता है भाई, इनडायरेक्ट। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, इनडायरेक्ट। यहाँ पर क्या लिखा भाई, इनडायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम की शुरुआत कब हुई थी। अगर आपसे कहीं पूछा था इनडायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम की शुरुआत कब हुई थी, तो आंसर क्या जाता भाई, वर्ष 1892 में। भारत में पहली बार इनडायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम की शुरुआत कब हुई थी, तो आप कहेंगे इनडायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम, इनडायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम की शुरुआत कब हुई थी, तो वर्ष हो जाता है 1892, 1892। 1892 में, वर्ष 1892 में क्या हुआ था, भारत में पहली बार क्या हुई थी, 1892 में अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत होगी। अगर यहीं पर प्रत्यक्ष लिखा होता, यहीं पर अगर डायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम लिखा होता, तो प्रत्यक्ष की शुरुआत भारत में पहली बार कब हुई थी, वर्ष 1919 में हुई थी। वर्ष 1919 में पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई, और अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत कब हुई है, तो आप क्या कहते हो, हुई है वर्ष 1892 में। और दूसरी बात, जो भारत में चुनाव प्रणाली का जो सिद्धांत है, जो भारत में चुनाव प्रणाली का जो सिद्धांत है, उस सिद्धांत का नाम क्या है भाई, तो सिद्धांत का नाम होता है अग्रता ही विजेता। उसे क्या कहते हैं भाई, उसे कहते हैं अग्रता ही विजेता। ये थ्योरी पर, इसी थ्योरी पर भारत में क्या होता है, अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव को छोड़ दिया जाए, तो बाकी सभी चुनाव, लगभग सभी चुनाव किस पर होते भाई, अग्रता ही विजेता होता है। खासकर प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष हो, दोनों में ये प्रॉपर्टी आपको दिखाई पड़ेगी। और ये प्रॉपर्टी, ये प्रावधान ब्रिटेन के संविधान से, ब्रिटेन की चुनाव प्रणाली से क्या करता है, मेल खाता है। अग्रता ही विजेता कहने का आशय होता है जो सर्वाधिक वोट पाता है, जो वोटिंग में नंबर 1 पर होगा, चाहे वो एक ही वोट से ज्यादा होगा, तो वह चुनाव का क्या होगा भाई, विजेता होगा। इसी सिद्धांत पर हमारे यहाँ सामान्यतः निर्वाचन प्रणाली क्या करती है, कार्य करती है। ठीक भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या लिखा हुआ, क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ निम्न में से किसने 2 बार उपराष्ट्रपति का पद संभाला है। तो उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख अगर पूछते हैं भाई, तो हम पहले ही बता चुके हैं कि भारत में उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख कहां पर है भाई, तो संविधान के आर्टिकल नंबर 63 में। किसमें भाई, आर्टिकल नंबर 63 में इसका क्या है, उल्लेख है। आपसे पूछा जाता है इस पद के पद का स्रोत क्या है, इसके पद का भाई सोर्स क्या है, तो हम लोग क्या लिखते हैं भाई, सोर्स तो है इसका अमेरिका। सोर्स भाई इसका क्या है, अमेरिका है। अगर हम बात करते हैं इसका कार्यकाल कितना होता है, तो कार्यकाल अच्छे से पता है कि कार्यकाल इसका कितना होता है भाई, 5 वर्ष होता है, 5 वर्ष होता है। अगर आप पूछते हैं न्यूनतम आयु कितनी होती है, अगर लिखते हैं भाई न्यूनतम आयु कितनी होती है, तो आप क्या कहते हैं भाई, 35 वर्ष होती है। और इसका प्रमुख कार्य क्या होता है भाई, तो यह राज्यसभा का पदेय सभापति होता है। क्या होता है, राज्यसभा का पदेय सभापति। राज्यसभा का भाई पदेय सभापति कौन होता है, तो सब क्या हो जाता है, उपराष्ट्रपति होता है। और ऐसा भारत का कौन सा उपराष्ट्रपति है जो 2 बार बना है, उनका नाम क्या होगा, मोहम्मद हामिद अंसारी। याद रखना भाई, मोहम्मद हामिद अंसारी देश के ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जो 2 बार बने हैं। और आपको बताएं ऐसे 2 उपराष्ट्रपति, ऐसे कितने उपराष्ट्रपति भाई, 2 उपराष्ट्रपति ऐसे रहे हैं जो 2-2 बार क्या रहे हैं, 2-2 बार उपराष्ट्रपति रहे। और उनका नाम क्या है, तो नंबर 1 पर नाम आता है किसका, सर्वपल्ली राधाकृष्णन का। पहला नाम किसका आता भाई, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। देश के पहले वो उपराष्ट्रपति हैं जो 1 नहीं 2 कार्यकाल पूरा किए थे। और दूसरे कौन है भाई, तो दूसरे का नाम क्या है, मोहम्मद हामिद अंसारी। क्वेश्चन नंबर 20 में लेकर राज्यसभा का पहला चुनाव किस वर्ष हुआ था। राज्यसभा का पहला चुनाव किस वर्ष हुआ था, तो आपको अच्छे से पता भाई कि चाहे राज्यसभा का चुनाव हो चाहे लोकसभा का चुनाव हो, वैसे तो राज्यसभा का चुनाव क्या होता भाई, अप्रत्यक्ष होता है। हमारे यहाँ राज्यसभा का चुनाव कैसे होता भाई, तो राज्यसभा का चुनाव कैसे होता है, अप्रत्यक्ष होता है। इस बात को आपको पता होगा।
राज्यसभा के चुनाव का प्रणाली कैसी होती है, हम लोग क्या कहते हैं भाई, अप्रत्यक्ष होती है, अप्रत्यक्ष होती है। अगर पूछा था निर्वाचन कौन होता है, राज्यसभा के चुनाव में निर्वाचन कौन होता है, तो आप निर्वाचन के संदर्भ में एक शब्द कह देना कि निर्वाचन कौन होता है, एमएलए होते हैं। क्या होते हैं भाई, एमएलए होते हैं। और एमएलए कहने का आशय क्या होता है, विधानसभा के सदस्य, वो चाहे राज्यों के हो चाहे केंद्र प्रदेशों के हो, तो राज्यों अथवा केंद्र प्रदेश के जो एमएलए होते हैं वो राज्यसभा के चुनाव में शामिल होते हैं। और पहली बार इसका चुनाव कब हुआ था, तो वर्ष 1962 में। लेकिन आज पूछा गया होता राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई थी, इसकी बाई डेट पूछी जाती है, डायरेक्ट आपसे डेट पूछा जाता है। राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई थी, याद रखना भाई 13 मई 1952 को। और याद रखना ये भी कि 13 मई 1952 को ही लोकसभा की भी क्या हुई थी, प्रथम बैठक हुई थी। ठीक, तो लोकसभा राज्यसभा की प्रथम बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। आगे लिखा हुआ है क्या कि बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, तो बिहार के पहले मुख्यमंत्री, बढ़िया सा सवाल है भाई और आप सबको पता होगा, आप सबको अच्छे से पता है, ये तो बहुत फेमस है आपका स्पेशल सवाल है भाई कि बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, तो आंसर क्या होता भाई, श्री कृष्ण सिंह क्या थे, बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 23 लेकर संसद निम्नलिखित में से किस तरीके से संविधान में संशोधन कर सकती है, तो संविधान में संशोधन, अगर हम लोग संविधान संशोधन की बात करते हैं, अगर लोग संविधान संशोधन की बात करते हैं, इससे संदर्भित सवाल क्या क्या बनते हैं, यहाँ पर आप उत्तर तो आराम से बता दोगे भाई, उत्तर तो आराम से बता दोगे क्योंकि हमने आपको एक ट्रिक बताई है। अगर संविधान संशोधन के संदर्भ में चर्चा करते हैं तो ये संविधान का भाग नंबर 20 है, ये संविधान का भाग नंबर 20 है और आर्टिकल नंबर क्या है, 368 है। आर्टिकल नंबर क्या भाई, 368 है। ठीक, दूसरी बात अगर पूछते हैं इसका सोर्स क्या है, जो संविधान संशोधन क्या भाई, प्रक्रिया है, जो संविधान संशोधन आपका प्रक्रिया है, ये संविधान के भाग 20 में आर्टिकल 368 पे है। पूछा जाए इसका सोर्स क्या है, इसका स्रोत क्या भाई, इसका स्रोत आपका क्या होता है, इसका स्रोत होता है दक्षिण अफ्रीका। क्या होता है भाई, दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या लिया गया है, लिया गया भाई आपके संविधान संशोधन प्रक्रिया को। ठीक, अगली बात आती है कि संविधान संशोधन प्रक्रिया के प्रकार कितने होते हैं, इसके भाई प्रकार कितने होते हैं, टाइप कितने होते हैं, तो टाइप होते हैं भाई इसके 3। कितने टाइप होते हैं, 3 टाइप होते हैं। और 3 टाइप में कौन कौन सा होता है, एक होता है साधारण बहुमत से संविधान संशोधन होता है, हाँ होता है। विशेष बहुमत से होता है भाई, तो आप कहोगे हाँ होता है। विशेष बहुमत तथा राज्य विधायिका के आधे विधायिका के अनुमोदन होता है, तो होता है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होता है, उपरोक्त सभी होता है। और एक ट्रिक हमने आपको बताई थी, जब किसी भी क्वेश्चन में उपरोक्त सभी होता है, उपरोक्त सभी अर्थात ऑल ऑफ द एबव होता है, तो मानकर चलिए 90% ये ऑप्शन क्या होता है भाई, राइट होता है। 90% राइट होता है, अर्थात अगर आपको ना आता रहे और आपको लगाना हो क्या, तुक्का, अगर आपको लगाना हो तुक्का तो आप लगा सकते हो किसके तरफ, ऑल ऑफ द एबव की तरफ। आप तुक्का मार सकते हो, लेकिन कब मारोगे, जब आपको प्रश्न नहीं पता होगा तब। ठीक, क्वेश्चन नंबर 24 लेकर परंपराओं के अनुसार किसी राज्य के राज्यपाल को नियुक्त करने से पहले राष्ट्रपति किसकी सलाह लेता है, तो जब भी राष्ट्रपति क्या करता है, राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति करता है, तो लिखा है परंपराओं के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति किसकी सलाह लेता है। तो अगर आपसे पूछा जाए भाई कि राज्यपाल किसकी सलाह लेता है, तो आंसर क्या होता है भाई, प्रधानमंत्री की सलाह लेता है। लेकिन ये परंपरा है, न कि कोई संवैधानिक प्रावधान है। नियुक्ति तो पूरी किसके हाथों में होती है, राष्ट्रपति के हाथों में होती है। ध्यान सुनना, अगर आप पूछा था राज्यपाल का पद, अगर आप पूछा था भाई क्या राज्यपाल के पद का उल्लेख कहाँ है, तो राज्यपाल का पद है आर्टिकल नंबर 153 में है। यहाँ पर भाई आर्टिकल नंबर 153 में है। ठीक, दूसरी बात अगर आप पूछते हैं क्या, अगर आप पूछते हैं राज्यपाल की नियुक्ति, तब आर्टिकल 155 हो जाता है। यहाँ सुन लेना, अगर हम पूछते हैं क्या राज्यपाल की नियुक्ति, तो राज्यपाल की नियुक्ति कहां पर है, तो राज्यपाल की नियुक्ति है आर्टिकल 155।
आर्टिकल 155 में राज्यपाल की नियुक्ति है और आर्टिकल 153 में क्या भाई, राज्यपाल का पद है। तो अगर आप पूछते हैं एक सवाल और कि राज्यपाल के पद का स्रोत क्या है, अगर आप पूछते हैं कि राज्यपाल के पद का भाई स्रोत क्या है, तो इसका स्रोत है कनाडा। इसका स्रोत भाई क्या है, कनाडा। तो कनाडा के संविधान से क्या लिया गया है, राज्यपाल के पद को एडॉप्ट किया गया है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, ऊपर लिखा हुआ है भाई, कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। कौन करता है भाई, राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की क्या होती है, नियुक्ति। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ भाई क्या कि भारत के संविधान के अनुसार संसद का कौन सा सदन संविधान संशोधन विधेयक पारित करता है। तो जो संविधान संशोधन विधेयक होता है वो कौन सा पारित करता है भाई, तो पारित करने वाले क्या होते हैं, निम्न और उच्च सदन दोनों अलग अलग क्या करते हैं, इसको पारित करते हैं। अर्थात लोकसभा और राज्यसभा से क्या करते हैं, पारित करते हैं। जब कोई संविधान संशोधन विधेयक होगा और इसका उल्लेख कहां पर है, आर्टिकल नंबर 368 में इस प्रक्रिया का क्या किया गया है, उल्लेख किया गया है। तो भाई प्रक्रिया का उल्लेख कहां पर है, तो आर्टिकल नंबर 368 में है। और ये लोकसभा और राज्यसभा क्या करती है, अलग अलग इसे क्या करती है, पारित करती है। चलो भाई आज हम लोग यहीं पर क्लास को अपने विराम देंगे। 25 क्वेश्चन आपके हमने कराया है विद एक्सप्लेनेशन, आपको अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया भाई। तो यहीं पर हम लोग क्लास को अपने क्या करेंगे भाई, एंड करेंगे। तो चलो भाई यहीं पर हम लोग अपनी क्लास को समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। राखी त्योहार है, रक्षाबंधन त्योहार है, तुम्हारे सभी भाइयों को, सभी बहनों को रक्षाबंधन त्योहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोगों के बीच, हमारे बीच ऐसे ही प्यार बना रहे, भाईचारा बना रहे, सौहार्द बना रहे। तो भगवान से दुआ करेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हम सभी लोगों के बीच खुशियां बनी रहे, हम सब लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और माता पिता के सपनों को साकार करें। तो चलो भाई यहीं पर अपनी गाड़ी को विराम देते हैं, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।